देखिए, इस लेक्चर में हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इसको करेंगे। ठीक है। अब देखिए, किसी भी वितरणमाला के लिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से हमारा तात्पर्य क्या है? सांख्यिकीय श्रेणियों के सांख्यिकीय माध्यों से है। ध्यान रखना, स्टैटिस्टिकल एवरेज का मतलब केवल मीन नहीं होता है ना? ठीक है, ये मीन, मोड, मीडियन, ये सब स्टैटिस्टिकल एवरेजेस हैं, है ना? हमें शब्दों पर ध्यान देना है विशेष तौर पर। ठीक है। तो सांख्यिकीय माध्य जो होते हैं, जो स्टैटिस्टिकल एवरेज होती हैं, वो बेसिकली किसी भी जो वितरण माला है या जो श्रेणी है उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि उस श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति के सार को दर्शाता है। ठीक है ना? ये हमारा तात्पर्य है केंद्रीय प्रवृत्ति से, इसीलिए इसे सांख्यिकीय श्रेणी का प्रतिनिधि मूल्य, टिपिकल वैल्यू भी कहा जाता है। इन्हें सारांश अंक, समरी नंबर भी कहा जाता है। और इनमें से सब तो नहीं, लेकिन काफी अवस्थिति माप भी कहलाते हैं। ठीक है। अब देखिए कि जब हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की बात करते हैं तो हमें क्या लाभ क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं मीन, मोड, मीडियन? हम कब से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं इसको, क्यों पढ़ते हैं? ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम जब किसी भी वितरण को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो हम कई प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं। ठीक है। और हमारे सांख्यिकीय विश्लेषण इन्हीं केंद्रीय मूल्यों पर आधारित होते हैं। ठीक है। फिर जैसे मान लो कि कोई बहुत बड़ी वितरण माला है ना? ठीक है, विशाल समग्र है, तो ये जो प्रतिनिधि मूल्य होते हैं ना, केंद्रीय प्रवृत्तियां, ये हमें सरल, संक्षेपित, है ना, एकदम छोटे एवं प्रतिनिधि मूल्य के रूप में सारांश प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। ताकि हम ठोस आधार पे किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाए, और इसकी सहायता से किन्हीं दो या दो से अधिक समूहों या क्षेत्रीय इकाइयों के सजातीय लक्षणों की तुलना संभव है। ध्यान रखना, यह शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सजातीय लक्षण। ऐसे नहीं है कि आप बांग्लादेश में चावल उत्पादन, है ना, और हिंदुस्तान में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उनके उत्पादन की आपस में तुलना कर रहे हो, या इनके केंद्रीय मूल्यों को आपस में आप उससे किसी निष्कर्ष को निकालने की कोशिश कर रहे हो। ये तात्पर्य नहीं है इसका। सजातीय लक्षण, है ना? जैसे मान लो आप बांग्लादेश में चावल के उत्पादन की दशाओं पर अध्ययन करते हो और उसकी तुलना आप भारत में चावल के उत्पादन की दशाओं पर करते हो, तो कुछ समझ में आती है बात। ठीक है। तो इससे क्या है कि जो तुलनात्मक अध्ययन होते हैं ना, है ना, उनमें ऑब्जेक्टिविटी आती है, वस्तुनिष्ठता का गुण आता है। हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो फिर वो हमारी कंपैरेटिव स्टडी जो है वो साइंटिफिक होती है। हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी के साथ में अपनी बात को रखते हैं। ठीक है। और किसी भी वितरण के सांख्यिकीय माध्यम या केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के आधार पर हम उस क्षेत्र की वस्तु स्थिति का पता लगाते हैं, और उसी के आधार पर हम नियोजन प्रणाली का निर्धारण करते हैं। ठीक है। और हम एक क्षेत्र के विकास के लिए एक नीतिगत आधार जो है,
ठीक है, वो तैयार कर सकते हैं और उससे हम एक पूरी हमारी जो पॉलिसी है ना, उसको हम स्वरूप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे महत्व है केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप। अभी बात आती है कि ये केंद्रीय प्रवृत्तियां कितने तरह की होती हैं। ठीक है, तो भैया हम जब सांख्यिकीय माध्यम अर्थात स्टैटिस्टिकल एवरेजेस की बात करते हैं या केंद्रीय प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो हमें ये तीन स्थितियां देखने को मिलती है। नंबर एक, गणितीय माध्य। ठीक है ना, प्रकृति से ये स्थानिक नहीं होते। ठीक है, इसमें हम समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, द्विघाती माध्य आदि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर ज्योग्राफी में हम समांतर माध्य का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी यही हमारे कोर्स में है। क्लियर? व्यापारिक माध्य का अध्ययन हमारे कोर्स में नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये भी एक प्रकार है, और गतिमान माध्य, प्रगामी माध्य और संयुक्त या संग्रथित माध्य इसके उप प्रकार हैं। बस इतना ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, स्थानिक या स्थिति संबंधी माध्य ये दो प्रकार के हैं, बहुलक और माध्यिका। और जैसा कि आपने अभी पिछले लेक्चर में देखा भी था कि हम यदि लेस देन टाइप और मोर देन टाइप्स जो फ्रीक्वेंसी है उनसे सब औजाइव का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट औजाइव बनाते हैं, तो ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप वाले जो औजाइव हैं कि जहां आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो ग्राफिकल मेथड से माध्यिका के परिकलन को बताता है। इसी प्रकार अभी मैं आपको हिस्टोग्राम मेथड से भी बहुलक का परिकलन बताऊंगा, जो एक पूरी तरह से एक ग्राफिकल मेथड, एक आरेखी विधि है ना। तो हम इनको ये कहते हैं कि भाई ये अवस्थिति या स्थानिक या स्थिति संबंधी माध्य कहलाते हैं। कौन कौन से? बहुलक और माध्यिका। ठीक है, अब देखो, भौगोलिक अध्ययन में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन हेतु हम माध्य या मध्यमान निकालते हैं, मोड़ निकालते हैं और मीडियन निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम माध्य की बात करते हैं। ध्यान रखना, ये सांख्यिकीय माध्य का एक प्रकार है। माध्य सांख्यिकीय माध्य का एक प्रकार है। और सबसे बड़ी बात है कि माध्य या मध्यमान से तात्पर्य हमारा साधारण औसत से होता है। ठीक है ना। और ये तीन प्रकार के होते हैं, समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य, जिसका हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर ज्यामितीय माध्य भी होता है, हार्मोनिक माध्य भी होता है ना, हरात्मक माध्य भी होता है। अब देखो, समांतर माध्य जब हम निकालते हैं तो अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि पिछले ही लेक्चर में हमने देखा था कि ये जो श्रेणियां होती हैं, सांख्यिकीय श्रेणियां, जिन पर हम माध्यों की रचना की गणना करते हैं या केंद्रीय प्रवृत्तियों की गणना करते हैं, ये श्रेणियां तीन तरह की होती हैं। व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी जिसको हम खंडित बोलते हैं, और सतत श्रेणी जिसको हम अखंडित भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन तीन प्रकार की दशाओं में हम समांतर माध्य की गणना जब करते हैं तो बहुत सरल है। हमें पता है कि व्यक्तिगत श्रेणी जो होती है ना, देखिए, उसमें हमारे पास में मूल्य दिए हुए होते हैं। ठीक है, और हमें ये पता लग जाता है भाई ये मूल्य कितने के। जैसे मान लो एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो उन 30 बच्चों का नाम लिख दिया और 30 बच्चों के कितने कितने नंबर आए वो लिख दी। तो जो उनके नंबर आए वो है एक्स। जैसे गोपाल के मान लो 20 में से 15 नंबर आए, राजीव के 20 में से 19 नंबर आए, शशि के 20 में से मान लो 4 नंबर आए, है ना, और कांता के 20 में से जैसे सपोज 17 नंबर आए। ठीक है, तो इसमें ये जो श्रेणी है व्यक्तिगत श्रेणी है। ठीक है, तो इसमें बहुत सरल तरीका है कि हम क्या करते हैं, जितने भी जो मूल्य हैं, मूल्य यहाँ क्या है,
टेस्ट में आए हुए नंबर उनको जोड़ के और विद्यार्थियों की संख्या की भाग दे देंगे ना, तो ये लो साहब हमारा समांतर माध्य आ गया। ठीक है, हमारा समांतर माध्य तैयार। अब इसमें क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं, जब हमारी संख्या बहुत बड़ी होती है तो हम एक आइडिया लगाकर और एक समांतर माध्य मान लेते हैं पहले से कि माना वो ए है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद की उससे दूरी निकालते हैं, तो हमारी संख्या छोटी हो जाती है। हम क्या करते हैं, उस दूरी के जो मूल्य हैं उनको जोड़कर उसमें n का भाग देते हैं और फिर इस पूरे भागफल को a में जोड़ देते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष विधि है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वो है कि भाई जैसे हमारी जो गणना वगैरह है ना, उसको आसान बनाया जा सके। ठीक है ना। बाकी जो लघु विधि है और जो प्रत्यक्ष विधि है, इससे जो परिणाम आने हैं वो एक जैसे ही आने हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता। अब देखिए खंडित श्रेणी है, तो खंडित श्रेणी है तो एक बात तो पक्का मानिएगा कि उसमें आवृत्ति होती है। ठीक है, और ये बात आपने पिछले लेक्चर में देखा ही था कि जैसे ही हमने व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी में बदला तो उसमें आवृत्तियां शामिल हो जाती। अब उसमें आवृत्ति है तो ध्यान रखना बेटा, अब जैसे मान लीजिए कि जैसे ऊपर वाले में हमने देखा कि 30 बच्चों के टेस्ट में है ना, 4 बच्चे ऐसे हैं कि 17 नंबर आए उनके। ठीक है, तो जब हम उससे खंडित श्रेणी बनाएंगे तो हम नंबरों की बनाएंगे, तो हम 17 तो हो गया मूल्य और उसकी आवृत्ति होगी 4। अब यदि हम केवल और केवल मूल्यों को जोड़ दें, ठीक है, जैसे हमने यहाँ जोड़ा है ना, तो यहाँ तो 17 4 बार जुड़ा, लेकिन यहाँ तो 17 केवल खंडित श्रेणी में 17 केवल एक बार लिखा हुआ है। यदि हम उसको एक ही बार जोड़ेंगे तो फिर तो हमारी पूरी गणना गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 4 जनों के 17 17 नंबर आए हैं और आपने केवल एक के जोड़े हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस 17 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात हम क्या करेंगे, पहले fx निकालेंगे। मतलब खंडित श्रेणी में हमारे पास दो चीज दी हुई है, हमारे पास में x का मान दिया हुआ है और हमारे पास में f का मान दिया हुआ है, दोनों दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक और कॉलम बनाएंगे fx का। ठीक है, fx के कॉलम का मतलब ये हुआ कि हाँ, यदि आपने जैसे 17 को 4 से गुणा कर दिया, इसका मतलब वो चारों विद्यार्थी शामिल हो गए, ठीक है, जिनके नंबर 17 17 आए थे। क्लियर? इसलिए बस यदि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ fx कर दें, ठीक है, तो हमारे सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और ये नीचे है, आप इसको n भी लिख सकते हो और सिग्मा f भी लिख सकते हो। सिग्मा f जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू n, वो n के बराबर ही होता है। बस जब आवृत्तियां होती है हमारे पास में, तो हम क्या करते हैं, उसको सिग्मा f इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान समझते हैं बजाय n के, क्योंकि वो सिग्मा f जो है वो ऑटोमेटिकली n ही है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है। ठीक है ना। अब देखो, यदि खंडित श्रेणी नहीं होके अखंडित श्रेणी है, अर्थात कक्षाएं, तो बहुत सिंपल है, आप कक्षाओं के माध्य मूल्य ले लीजिए बस। जैसे कक्षा है 10 से 20, तो माध्य मूल्य हो जाएगा 10 प्लस 20 बटा 2 मतलब 15, है ना। 20 से 30 मतलब 25, 30 से 35 से 40 मतलब 35। अब माध्य मूल्य आ गया ना, और वो माध्य मूल्य हमारा x हो जाता है। बस इसको आवर्ती से गुणा कर दीजिए बटा सिग्मा f। इसका मतलब कि इसमें और इसमें सूत्र में कोई अंतर नहीं आता है, खंडित और अखंडित में। ठीक है, जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं इसकी खंडित और अखंडित श्रेणी की। ठीक है, तो
एक ही अंतर यहाँ पे, क्योंकि समूह है, कक्षाएं बनी हुई है ना, और यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ नहीं होने के कारण क्या हो गया, सीधा जो मूल्य होता है वही दिया होता है x। अब यदि यहाँ हम कक्षाओं के माध्यमान निकाल लें और वो हमारा x है, तो फिर इन दोनों में अब कोई अंतर नहीं रहा, स्वरूप एक जैसा हो गया, इसलिए सूत्र जो है वो इनके एक जैसे। ठीक है, ये देखिए प्रत्यक्ष विधि में सीधे सीधा है छात्रों के प्राप्तांक और छात्रों की क्रम संख्या। ये प्राप्तांक को सबको जोड़ लो, ये 180 आ गया, उसमें 10 का भाग दे दिया, ये लो साहब 18.1 अंक आ गया। इनडायरेक्ट मेथड में मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि माध्य 20 है ना, और मैंने देखा कि अब 20 से मेरे ये जो नंबर है प्राप्तांक विद्यार्थियों कितनी दूर है। तो देखिए संख्या कितनी सरल हो गई ना, कितनी छोटी हो गई। तो मैं क्या करूंगा, अब इन ये जो dx निकाला मैंने, है ना, अर्थात प्रत्येक पद की माने गए माध्य से या कल्पित माध्य से दूरी, इनका जोड़ लगाऊंगा। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, माध्य बराबर a अर्थात 20 प्लस माइनस के 19 बटा n 10। तो ये संख्या माइनस में आएगी, है ना, 1.9, 20 में से 1.9 घटा दूंगा 18.1। देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि से आप किससे भी निकालो, आपके एंड प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, है ना। बस इसने क्या किया, हमारी गणना को थोड़ा सरल कर दिया बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये स्टेशन है ना, और ये वर्षा के आंकड़े हैं। औसत माध्य के लिए आपने क्या किया, इन सारे वर्षा के आंकड़ों को जोड़ के 10 का भाग दे दिया, आगे। ठीक है, लेकिन जब आपकी जो श्रेणी है वो खंडित है, ठीक है, तो खंडित श्रेणी है नाम लेते ही इसका मतलब ये हुआ कि यदि डिस्क्रीट सीरीज है ना, तो निश्चित रूप से आपके पास में फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, x के साथ। तो आप एक नया कॉलम बनाओगे fx। कौन सा कॉलम बनाओगे, fx। और आप क्या करोगे, fx जो है, ठीक है, उनको जोड़ोगे। तो सिग्मा fx आ गया 743। कुछ नहीं करना, इसमें आप सीधा भाग दे दो 70 का, बस आ गया माध्य। शॉर्टकट मेथड को बार बार करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दिया कि ये मेथड जो है ना, ये सिर्फ हमारी गणना को आसान करता है और हमारे लिए कोई नई चीज निकल के नहीं आएगी। तो समझ में आ गई आपको कि क्योंकि यहाँ पर जैसे आया है कि ये x मान है 7, और ये कितनी बार पुनरावृत्ति हुई, इसकी 7 बार, है ना। तो इसकी 7 बार पुनरावृत्ति हुई है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको 7 बार काउंट करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, x को हम गुणा करेंगे किसके साथ, आवृत्ति के साथ। ठीक है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी जैसे 49। तो हाँ, अब हमने 7 7 49, मतलब हमने 7 जो है उसको आवृत्ति के अनुसार भारण दे दिया बस। तो वो समझ में आ गई ना कि आवृत्ति यदि आ जाती है सवाल में, तो सिर्फ इतना सा ही नया काम होता है कि हमें fx नाम से नया कॉलम बनाना पड़ता है बस। और यदि मेरी श्रेणी सतत है तो देखिए, है ना, तो मैं क्या करूंगा, मिड वैल्यू निकालूंगा कक्षाओं की। ये तो आवृत्तियां हैं, और मेरी मिड वैल्यू x हो जाएगी। जैसे मैंने 50 प्लस 60 बटा 2 अर्थात 110 बटा 2 अर्थात 55, सारी मिड वैल्यू निकाल ली। ये मिड वैल्यू मेरी x है। अब मेरे पास जैसे पिछली कक्षा, पिछला जो उदाहरण था ना खंडित का, वैसी स्थिति बन गई। मेरे पास f भी है और मेरे पास में x भी है। सेम फॉर्मूला मैं लगाऊंगा, इन दोनों को गुणा करूंगा, f इंटू एक्स, ये मूल्य आया,
सिग्मा एफ एक्स निकालूंगा और उसमें सिग्मा एफ का भाग दे दूंगा। ये सिग्मा एफ एक्स जो है वो आया 15,190 और उसमें एन का भाग दिया, एन बराबर सिग्मा एफ होता है 132 का, और ये आंसर आ गया सर। ठीक है, इतना सरल है समांतर माध्य। ठीक है ना, इसकी गणना भी सरल होती है। कालिक और स्थानिक विश्लेषण में परिवर्तनों के अध्ययन में काम आता है कि परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है, तुलना के लिए बहुत अच्छा है। समांतर माध्य दूसरी सांख्यिकी गणना हेतु भी उपयोगी होता है, जैसे आप प्रमाण निकालते हो, है ना, सहसंबंध निकालते हो, प्रतिगमन निकालते हो, सब में आपको समांतर माध्य की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसकी सीमा क्या है कि देखो, जब कोई भी मूल्य में अतिरिक्त आ जाती है, बहुत अधिक मूल्य भी हो उसी श्रेणी में, है ना, और बहुत कम मूल्य भी हो, जैसे सामान्यतः लोगों की जो आय है वो तो आ रही है 2,000 से लेके और 1 लाख के बीच, लेकिन एक व्यक्ति जिसकी अकेले की आय आ रही है, मान लीजिए 10 करोड़। ठीक है, तो हमारा यदि वितरण 500 का होगा, 1000 का होगा, है ना, 2000 का होगा, तो भी ये 10 करोड़ की वैल्यू क्या करेगी, पूरे वितरण के बारे में एक गलत अवधारणा प्रस्तुत करेगी, क्योंकि वो केवल एक अतिरेकता है। वास्तविकता में उसको छोड़कर बाकी जो सदस्य है ना वितरण मूल्य के, उनका औसत प्रतिनिधि मूल्य के बराबर होता है। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस माध्य को यूज में लेना। ठीक है, ज्यामितीय माध्य जो है ना, ठीक है, उसकी गणना भी हम कर सकते हैं कि उसका सूत्र थोड़ा सा भिन्न होता है। ठीक है, सूत्र थोड़ा सा इसका भिन्न होता है। ठीक है, और ये हमारे ज्योग्राफी में ज़्यादा यूज भी नहीं आता। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे जो जियोमेट्रिकल मीन है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे जियोमेट्रिकल मीन निकालते हैं, हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो हम क्या कहते हैं 5 अंडर द रूट, और वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन को निकालते हैं। ठीक है, उससे हम इसकी गणना करते हैं, लेकिन ये हमारे इतना काम आता नहीं है। हरात्मक माध्य भी हमारे इतना काम नहीं आता, लेकिन हाँ, हरात्मक माध्य जो है वो सामान्य अंकगणितीय माध्य जो है वो कई बार जहाँ पे काम नहीं आते, जहाँ पे अंतर ज़्यादा होता है, ठीक है ना, वहाँ पर हम कई बार, है ना, हरात्मक माध्य जो है वो हम यूज लेते तो हैं। ठीक है, तो यह क्या है कि ये दी गई संख्याओं के पारस्परिक मूल्यों के औसत का पारस्परिक मूल्य होता है ना। भूगोल में हम इसको बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है भूगोल में। ठीक है, अब देखिए, मेन हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो अंकगणितीय माध्य है, जो बार बार हमारे काम आता है। अब देखो, माध्यिका की जब हम बात करते हैं, तो पहली बात तो हमें ये देखना है, जैसे सामान्य औसत को बताता है माध्य, माध्यिका किसको बताती है? माध्यिका बेसिकली क्या होती है कि जो पूरा वितरण होता है ना, पूरी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसी वितरण माला के मध्य मूल्य को दर्शाते हैं, है ना, तो मध्य मूल्य को दर्शाते हैं, तो उसके ऊपर और नीचे मूल्य बराबर हैं, तो ये ठीक वितरण माला को 2 भागों में बांटेगा, नहीं बांटेगा, है ना, बांटेगा। अतः वितरण माला के आधे मूल्य माध्यिका से अधिक होंगे और आधे कम होंगे, क्योंकि माध्यिका बीचों बीच है ना। अब यदि ऐसा करना है, ठीक है, तो ये तो अनिवार्य है कि आपको समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। जब तक आप समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित नहीं करेंगे ना, तब तक आप मान लीजिए कि आप उसके ऊपर माध्यिका जो है वो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है,
अब व्यवस्थित करने पर जो मूल्य श्रेणी के बीच में आ जाए वही माध्यिका मूल्य है। ठीक है, और उससे क्या होगा कि पूरी जो समग्र श्रेणी है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। अब यदि व्यक्तिगत श्रेणी है, ठीक है, अब तो हम जानते हैं व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, हमने देख लिया है ना, तो फिर माध्यिका निकालने का सबसे सरलतम तरीका है या तो n/2 और या n+1/2 बस। ठीक है, तो हमारी माध्यिका निकल के आ जाएगी। जैसे देखो, ये एक विद्यार्थी है और ये विद्यार्थियों के प्राप्तांक, तो पूरी तरह व्यक्तिगत श्रेणी है। आप ये 9 विद्यार्थियों के नाम भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की जगह। अब ये 9 है ना, अब 9 को आप सबसे पहले क्या करो कि इनकी जो प्राप्तांक है ना, उनको देखो आपने एक क्रम में जचा लिया है ना, 11 12 14 15 लगातार बढ़ते क्रम में। तो आप या तो लगातार घटते क्रम में जचाइए या लगातार बढ़ते क्रम में जचाइए, और उसके बाद सबसे बीच वाला ले लीजिए, है ना, n+1/2 अर्थात 9+1 10, 10/2 5, ये लीजिए, 5वां नंबर पकड़ लीजिए। ठीक है, तो माध्यिका क्या आया, 5 आया क्या, 9। माध्यिका 5 नहीं होगा, क्योंकि माध्यिका हमेशा मूल्य होते हैं और मूल्य प्राप्तांक अर्थात माध्यिका 20 होगा, माध्यिका का मूल्य 20 होगा। ठीक है, अब देखो, यदि खंडित श्रेणी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब खंडित श्रेणी में क्या है, ये मूल्य और ये आवर्तियां हैं, तो अब आपको एक काम करना है, खाली संचयी आवर्ती निकालनी है। ठीक है, तो मूल्य तो एकदम जचे हुए हैं, है ना। ठीक है, बढ़ते क्रम में, है ना, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, और यदि ये इस क्रम में नहीं है तो आपको जचाने हैं। अब आपने क्या किया, इनकी आवर्तियां रख दी इनके सम्मुख। अब आपको क्या करना है, संचयी आवर्ती निकालनी है। जैसे ये 7, फिर 7 और 12 19, 19 और 11 30, 30 और 15 45, 45 और 19 64, 64 और 6 70, 70 और 17 87, 87 और 14 101, 101 और 10 111, 111 और 9 120। ठीक है, आ गई संचयी आवर्ती, है ना। अब आपको क्या करना है कि सिंपल n+1/2 का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, आपका n हो गया 120, क्योंकि सिग्मा f ही n होता है, तो 120 + 1/2 ये हो गया 60.5वां पद। अब ये कहाँ फॉल कर रहा है, 60.5 कहाँ फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है इसमें, अर्थात यही मेरी माध्यिका कक्षा है, और इसी का मूल्य जो 25 आ रहा है ये मेरी माध्यिका मूल्य है। बहुत सरल है, केवल हमें एक बात का ध्यान रखना है, और वो ये है कि हमें यहाँ संचयी आवर्ती निकालनी है बस। और ध्यान रखना, संचयी आवर्ती हम अधिकतर केसेस में लेस देन टाइप ही कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारी श्रेणी सतत होती है या अखंडित होती है, तब हमें इसमें इस सूत्र का इस्तेमाल करना है, L1 प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू आई। ठीक है, अब इसमें देखो आप, ये जो सूत्र है ये वाला L1 प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू आई, कुछ बातें इसमें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हमें उनको समझना है। जैसे इसमें देखिए, ये हमारे लिए है कक्षाएं, आयु,
ठीक है, और ये कक्षाओं की है आवृत्तियां। क्या है ये? आवृत्तियां। ठीक है ना? अब सबसे पहले मुझे संचयी आवृत्ति निकाल लेनी है, वो तो मुझे करना ही करना है ना। तो ये 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 9 29, 29 प्लस 10 39, 39 प्लस 3 42, 42 प्लस 4 46, 46 प्लस 6 52, 52 प्लस 8 60। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले n/2 निकालूंगा। n/2 से मुझे ये पता लग जाएगा कि मेरी माध्यिका कक्षा कौन सी है। तो वो मूल्य आया 60/2 बराबर 30वां पद। तो मेरा 30वां पद कहाँ आएगा? तो मेरा आएगा 39 वाले में, इसमें। तो ये जो 50 से 60 है, ये मेरी हो गई माध्यिका कक्षा। अब मेरा सूत्र है L1 प्लस, है ना। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। L1 है 50, तो मैंने L1 लिख दिया है 50। अब ध्यान रखना बेटा, ये रटने की चीज नहीं कि यहाँ प्लस आएगा माइनस, यहाँ प्लस ही आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा माध्यिका मूल्य 100% 50 से 60 के बीच में है, और वो 50 से नीचे नहीं हो सकता। 50 से नीचे हो ही नहीं सकता, इसलिए ये निशान कभी माइनस नहीं हो सकता। ये कभी माइनस नहीं हो सकता, ये प्लस ही होगा। ठीक है। इसमें जो n है वो मेरी कुल आवृत्ति है, और वो 60 है। तो n हो गया 60/2, है ना, n/2। ये देखो, ये रहा n/2। और अब मैंने इसमें से घटाया संचयी बारंबारता पिछली कक्षा की। तो इस कक्षा की तो मेरी माध्यिका कक्षा की तो है 39, और पिछली कक्षा की है 29। ध्यान रखना, हम इस सूत्र में ये जो संचयी बारंबारता c लेते हैं, ये पिछली कक्षा की बारंबारता है। ये देखो यहाँ सूत्र में ये लिखा भी है, ये देखो c माध्यिका कक्षा के ठीक पहले वाली कक्षा की संचयी आवृत्ति, और f जो है ना वो है माध्यिका कक्षा की आवृत्ति, और I है कक्षांतराल। ठीक है। अब देखो ये 29 आ गया। अब मैंने इसमें भाग दिया 10 का, क्यों? माध्यिका कक्षा की आवृत्ति है 10, और अंतराल भी 10, तो गुना 10 से कर दिए। ठीक है। तो ये मेरा आया 50 प्लस 30 माइनस 29/10 गुना 10, और इसका भाग आया 51। अब मुझे ये दिख रहा है कि 51 50 और 60 के बीच में है। इसका मतलब मुझे संतुष्ट हो जाना चाहिए, मेरी गणना सही है। अब इसको देखो, बाय द वे ऐसा हो कि आपकी पहली कक्षा ही माध्यिका कक्षा हो जाए। मान लो वितरण ऐसा ही हो, तो अब आप सी कहां से लाओगे? पिछली कक्षा तो है ही नहीं। ऐसी दशा में सी का मान 0 होगा। अर्थात ये जो 51 है ना, ये बीचों बीच है पूरी वितरण माला के, है ना। ठीक है, 10 से लेकर 100। एक उदाहरण ये भी है, ये कस्बों की संख्या और जनसंख्या, है ना। अब इसमें सबसे पहले संचयी आवर्ती निकाल ली। इसका n/2 निकाला तो यह आया 1231, अर्थात ये वाली जो कक्षा है
1727 वाली, ये मेरी माध्यमिक कक्षा हो गई। और जैसे ही मैं इसके मान सूत्र में लगाऊंगा तो मेरा परिणाम आ जाएगा, जैसे मैंने अभी निकाला। और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं कि हम क्या करते हैं इसमें, जैसे ये हमने लेस देन टाइप का वक्र बनाया, ठीक है ना। अब उसमें यदि हम यहाँ पर ये जो मान है n/2, यदि हम इस मान को यहाँ ट्रेस आउट करने में कहाँ है और उससे यदि हम इधर बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो पॉइंट होगा जो इस वक्र को काटेगा यही मेरी माध्यिका होगी। जैसा मैंने यहाँ लेस देन टाइप वक्र से किया है वैसा मैं केवल मोर देन टाइप वक्र से भी कर सकता हूँ, केवल मोर देन टाइप से। तो जो मैंने जिस तरह से मैंने ये लेस देन टाइप वाला वक्र बनाया है ना औज़ाइब, और उससे मैंने माध्यिका परिकलित की, ठीक उसी प्रकार मैं मोर देन टाइप वाला बनाकर भी मैं माध्यिका निकाल सकता हूँ। और यदि मैं दोनों को लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों को यदि एक ही सांचे में बनाता हूँ तो उनका कटान बिंदु ही मेरे लिए माध्यिका होगा, जैसा कि मैंने आपको अभी पिछली कक्षा में डायग्राम दिखाया था। ठीक है, तो ये अवस्थिति माप हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। देखो चतुर्थक अपने कोर्स में तो नहीं है, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए बता देता हूँ केवल, है ना। देखो जैसे माध्यिका पूरे वितरण को 2 भागों में बांटती है ना, वैसे चतुर्थक पूरे वितरण को 4 भागों में बांटते हैं। तो कुछ नहीं करना, आप यदि जो माध्यिका का सूत्र है ना, इसमें n/2 की बजाय n/4 कर दो तो आपका निकल आएगा पहला क्वार्टाइल। 2n/4 करोगे तो फिर वो 1/2 हो जाएगा, तो वो आ जाएगा दूसरा क्वार्टाइल। इसका मतलब कि दूसरा क्वार्टाइल और माध्यिका बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं। और जब उसको 3n/4 करोगे सूत्र में और उसको परिकलित करोगे तो वो आएगा क्वार्टाइल 3। ठीक है, ये देखिए क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। क्वार्टाइल 2 जो है वो मीडियन के बराबर ही होता है। तो यहाँ n/4 कर दो तो क्वार्टाइल 1, और यहाँ 3n/4 कर दो तो क्वार्टाइल 3। बस ऐसे ही दशक और ऐसे ही शतक भी निकाले जाते हैं, परसेंटाइल वगैरह भी निकाले जाते हैं ऐसे। बहुलक, तो बहुलक का मतलब ये है कि किसी एक मूल्य के चारों तरफ, है ना, कितना संकेंद्रण है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस मूल्य की पुनरावृत्ति बहुत ज्यादा हो रही है। तो सर्वाधिक आवृत्ति वाला जो मान है, ठीक है, वही बहुलक। ये साधारण व्यक्तिगत श्रेणी दी हुई है ना। इसमें आप बच्चों की संख्या, है ना, क्योंकि यहाँ 15 महिलाओं के कुल जीवित बच्चों की संख्या दी हुई है, तो हम यहाँ बच्चों की संख्या कर लेंगे। तो जैसे एक की, है ना, तो एक में कितनी महिलाएं होंगी? एक। दो में कितनी महिलाएं होंगी? एक और दो। तीन में कितनी होगी? एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6, मतलब 6 महिलाओं के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 3 हुई है। ठीक है ना।
तो आपने क्या किया, आपने देखा कि सबसे ज्यादा आवृत्ति जो किसकी आ रही है, 3, क्योंकि मूल्य क्या है, 3। ठीक है ना। तो ये 3 जो मूल्य है यही मेरा बहुलक है। ठीक। पर यदि अखंडित श्रेणी हो, है ना, या यूं कहें कि सतत श्रेणी हो, तो उस केस में हमें एक निश्चित फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और वो फॉर्मूला है कि बहुलक बराबर L1 मतलब लोअर लिमिट प्लस एफ एम का मतलब है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, माइनस एफ वन मतलब पिछली कक्षा की आवृत्ति, बटा 2 FM अर्थात 2 गुना मॉडल क्लास की आवृत्ति, माइनस F1 पिछली कक्षा की आवृत्ति, माइनस F2 अगली कक्षा की आवृत्ति, है ना, गुना अंतराल आई, है। तो देखो, एफ एम बहुलक कक्षा की आवृत्ति, F1 पिछली कक्षा की आवृत्ति, बहुलक से पहले वाली कक्षा, F2 बहुलक के बाद वाली कक्षा की आवृत्ति, है ना, और आई अंतराल। मैंने फिर बता रहा हूं आपको कि यदि मान लो पहली ही कक्षा बहुलक कक्षा आ जाए, है ना, तो अपने आप ही F1 0 हो जाएगा, और यदि अंतिम कक्षा ही बहुलक कक्षा हो तो बाद वाली कक्षा कोई है ही नहीं, तो F2 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, है ना, इस चीज का हमको ध्यान रखना है। अब देखो ये उदाहरण दिया हुआ है ना, तो इसमें ये भूमि ज्योत के आकार के आधार पर ये तो है कक्षाएं, और ये है परिवारों की संख्या अर्थात आवृत्तियों। अब आपने सबसे पहले क्या किया कि जो सबसे ज्यादा आवृत्ति वाला है ना, उसको आपने पकड़ लिया, ये आपकी बहुलक कक्षा है ना, अर्थात इस बहुलक कक्षा की आवृत्ति F 150 है, ये FM है, FM, ये 35 है, ये F1 है, और ये 70 है, ये F2 है। सूत्र में रख दीजिए। ठीक है। अब लोअर लिमिट कितनी है साहब, 15 है, तो 15 प्लस 150 माइनस 35, है ना, अर्थात FM माइनस F1, ये FM माइनस F1, फिर 2 इंटू FM, 2 गुना 150 माइनस F1 और माइनस F2। ठीक है ना। जब आप इसको फैलाओगे तो आपका आएगा 17.94 एकड़, यही आपका बहुलक है, और 17.94 एकड़ 100% 15 से 20 के बीच में होगा। इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है। अब देखो, यदि आप आवृत्ति और भूमि ज्योत के आकार के लिए हिस्टोग्राम की रचना करते हो, और उसका जो सबसे ऊंचे वाला कॉलम है उसका ये सिरा और ऊपरी सिरा मिलाओ, और ये सिरा और ये सिरा मिलाओ, ये जहां आपस में काटते हैं वही बहुलक है ना। और ये जो सबसे ऊंचा दंड है जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा है ना, वो बहुलक दंड होगा, वो बहुलक दंड ही होगा। ठीक है। और जो इसका कटान बिंदु आ गया, इसको आप नीचे बढ़ाइए तो आपको पता लग जाएगा कि आपके बहुलक का मूल्य क्या है। तो देखो ये अवस्थिति माप हुआ या नहीं हुआ, है ना, क्योंकि हम इसको ग्राफ के द्वारा गणना कर पा रहे हैं ना। ये सामान्य नियम है, या तो माध्यिका बराबर माध्य बराबर बहुलक होगा, है ना, या माध्यिका बड़ी होगी और बहुलक छोटा होगा, या माध्यिका छोटी होगी और बहुलक सबसे बड़ा होगा, माध्यिका बीच में ही रहेगी। ठीक है। अब ये तो सिंगल मॉडल केस है, बाई मॉडल केस आ जाए तो हम ऐसे निकाल से Z बराबर 3m - 2 x बार,
क्लियर? तो इस प्रकार हमारा जो केंद्रीय